Now understand. We'll come to next LOS 14B. 14B में वो बोल रहा है कि अब है ना आप थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी को और ओपन करो. ठीक है, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल टूल्स क्या होते हैं. और सिंस जैसे अपने अभी समझा था, बहुत बेसिक लेवल पे समझा था कि जो बजट का डेफिसिट होता है उसको डेट से फुलफिल किया जाता है ना. तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, क्या डेट बढ़ती जाएगी किसी भी इकोनॉमी में, तो आप उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दे दो. बस इतनी सी बात बोल रहा है ये एलओएस सेकंड वाला. ठीक है, मतलब कि अगर कोई इकोनॉमी बढ़ रही है और डेट भी साथ में बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमको बता दो. अब यहां पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अपन पहले से ही पढ़ के आए. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो ऑब्जेक्टिव है इसकी ग्रोथ, डिमांड को इंक्रीज करना, स्टिमुलेट करना. ठीक है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना. व्हाट डज दैट मीन्स? इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है? एक बात समझाओ, क्या कोई भी कंट्री के लिए यह चीज बहुत अच्छी बात है क्या कि कई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बाकी की 90% आबादी भूखी मर रही है देश में? क्या पाकिस्तान में यह चीज होती है ग्राउंड पे कि आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो बिलियनर्स हैं पाकिस्तान में? जो आर्मी के जनरल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर बिलियनर्स, राइट? एंड बाकी की जो जनता है बेचारी, वो पानी के लिए तरसती है. समझना, हर कंट्री के अंदर ये चीज होती है. क्या कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा होता है क्या एज कंपेयर टू अदर्स? रीड, देखो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो सत्य है. जैसे कई लोग बोलते हैं, आप मुझे बताना ये मूर्खता है, ये फूलिशनेस है कि नहीं, कि सब लोगों की पूरी वेल्थ एक साथ ले लो और बाकी जितने भी लोग हैं उन सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो. मतलब आपके पास भी बराबर का पैसा, अंबानी के पास भी बराबर का पैसा, मेरे पास भी बराबर का पैसा. डू यू थिंक सो दैट इससे कुछ हेल्प होने वाली है कंट्री की ग्रोथ में? इससे कुछ भी होगा क्या? क्या ये वापस से इनइक्वालिटी आ जाएगी कुछ सालों में? कोई तो व्यक्ति होगा जो पूरी दुनिया को फिर से माल बेच देगा. समझ रहे हो? अरे जैसे ही आप जियो की सिम खोलोगे, आपको फिर से अंबानी को पैसा देना शुरू करना है ना. तो अंबानी अकेला है बैठा है और आप पूरी दुनिया उसको पैसा दे रही है. जैसे घर घर से एसआईपी लगी हुई है अंबानी के यहां पर. आप समझ रहे हो? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फिर कैसे होती है? अगर क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कि सबसे पैसा ले लो और बराबर पैसा बांट दो. कभी नहीं, इससे कुछ भला हो ही नहीं सकता. रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है, क्या गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स लगा के रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है इनकम का? कि अगर आपके पास 100 करोड़ से ज्यादा का वेल्थ है तो आप एक्स्ट्रा 2% टैक्स दो ओवर योर वेल्थ. कर सकता है ऐसा गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट पार्शियल टैक्सेशन लाके कि जो लोग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं वो 40% टैक्सेशन देंगे? समझ रहे हो? कैरियर वेज, स्टेज वाइज टीयर टैक्सेशन बोलते हैं उसको, कि जो लोग कम कमा रहे हैं वो कम टैक्स देंगे, जो ज्यादा कमा रहे हैं वो ज्यादा टैक्स देंगे. यही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एंड थर्ड इज टू अलोकेट द रिसोर्स. अलोकेट द रिसोर्स मतलब वो इंफ्रा, हेल्थ केयर, एजुकेशन. आप एक काम करना, इस एलओएस के बिल्कुल ऊपर जो मार्जिन है ना, वहां पर साइड में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के नीचे फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है. दिख रहा है आपको? हर पेज पे लिखा होता है वो, हर पेज पे लिखा होता है. तो वहां पर जो फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक्स लिखा है ना, उसको गोला मारना और साइड में लिखने अंदर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव जाएंगे. पहले मेरे को लिखने दो, फिर आप लिखना. ग्रोथ एंड डिमांड बढ़ाना एक ऑब्जेक्टिव है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक ऑब्जेक्टिव है. एंड एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है, अलोकेट रिसोर्स. अलोकेट रिसोर्स में हेल्थ, इंफ्रा, एजुकेशन. ठीक है. इसमें ऑब्जेक्टिव में हाईलाइट भी कर लीजिए. ऑब्जेक्टिव्स: इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एग्रीगेट डिमांड, redistributing wealth and income among segment of population,
allocating resources among economic agents sector in economy. इकोनॉमिक एजेंट मतलब वही लोग जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, आप और मैं, वैसी बात है, ठीक है। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है अपन एक बार पढ़ लेते हैं, बट आई फील अपन ने पहले लिख लिया है। इन जनरल डिक्रीज्ड टैक्स एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा बताओ ये किसकी बात कर रहा है, सरप्लस की या डेफिसिट की? डिक्रीज्ड टैक्स एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किसकी बात हो रही है यहां पर? डेफिसिट की बात हो रही है। इन जनरल डिक्रीज टैक्स एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोथ इंक्रीजेज अ बजट डेफिसिट, ये दोनों ही बजट डेफिसिट को बढ़ा देते हैं। ओवरऑल डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंप्लॉयमेंट सबको बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीज्ड टैक्स एंड डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो रही है। डिक्रीजेस दिस मतलब ओवरऑल डिमांड को भी डिक्रीज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिक्रीज करेगा, इंप्लॉयमेंट को डिक्रीज करेगा। बजट डेफिसिट आर इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू रिसेशन, बजट डेफिसिट तब करा जाता है जब रिसेशन हो। एंड बजट डेफिसिट आर डिक्रीज्ड टू स्लो ग्रोथ व्हेन इन्फ्लेशन इज टू हाई, राइट। और बजट डेफिसिट को कम कर दिया जाता है, मतलब वही सरप्लस की तरफ बढ़ती है गवर्नमेंट, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, लोगों के हाथ में पैसा कम देती है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पूरी तरीके से? अब क्या है ना भाई, अब इकोनॉमी में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स है मतलब अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने आके अलग अलग अपनी बात बोल दी। जैसे उसके अंदर एक स्कूल है जिसको बोला जाता है केनेजियंस। केनेजियंस स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि फिस्कल पॉलिसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत इफेक्टिव टूल है किसी भी इकोनॉमी की डिमांड को बूस्ट करने के लिए, स्पेशली तब जब इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही है। जैसे इंडियन इकोनॉमी की अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, आपको ऐसा लगता है? क्या हमारी फैक्ट्री सारी की सारी फैक्ट्रीज अभी इस समय 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं? जितना च्यवनप्राश बिका सब बना सब बिक गया क्या? नहीं ना। क्या जूते की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या अंडरगारमेंट की फैक्ट्री 24 घंटे ऑपरेशन में? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे टाइम पर जब इकोनॉमी आपकी अपनी फुल कैपेसिटी से नीचे काम करती है, तब केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि फिस्कल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव टूल है इकोनॉमी को बूस्ट करने का। वहीं पर ही एक स्कूल ऑफ थॉट होता है मोनेटरिस्ट, ठीक है। मनी मनी टेरिस्ट बोल दो, मोनेटरिस्ट बोल दो, एक ही बात है। मोनेटरिस्ट ये बोलते हैं कि जो फिस्कल स्टिमुलस होता है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाता है, वो बहुत ही टेम्पररी होता है और उसके कारण अगर वो ज्यादा गवर्नमेंट उसको ओवर कर देना तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप 2 मिनट क्लिक कर जाएगा आपको। 2025 का जो बजट आया, जो फरवरी 2025 में आया, उस बजट में एक स्पेशल बात यह थी कि गवर्नमेंट ने कैपिटल स्पेंडिंग को कम करा था, ठीक है, और रिटेल जो कैपिटल स्पेंडिंग को कम करा और पैसा अपने पास बचा के रखा। जैसे गवर्नमेंट मान लो 100 करोड़ रुपए पिछले साल तक केपेक्स करती थी, तो इस साल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए ही रखे, उसको बढ़ाया नहीं कुछ भी, है ना। तो बाकी का जो गवर्नमेंट के पास पैसा बचा है वो नॉन कैपिटल खर्चों के लिए। नॉन कैपिटल खर्चे मतलब सब्सिडी देना नॉन कैपिटल खर्चा होता है क्या? फ्रीबीज देना नॉन कैपिटल खर्चा होता है? दिया, हाथ पोछे, खत्म हो गई बात। उससे फ्यूचर में जीडीपी नहीं बढ़ेगी ना। कैपिटल खर्चे ऐसे खर्चे जिनसे फ्यूचर में भी जीडीपी बढ़े, पार्क बना देना, पोस्ट ऑफिस बना देना, इस तरह की चीजें। तो मोनेटरिस्ट ये बोलते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस बहुत टेम्पररी है, अगर आपने इसका ओवर यूज कर दिया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी गवर्नमेंट ने केपेक्स तो करानी है, केपेक्स में तो इंक्रीज कुछ करानी है, तो इसका मतलब क्या गवर्नमेंट पैसा लोगों के हाथ में देना चाहती है क्या, ज्यादा बेनिफिट्स देके चुनाव जीतना है? समझ रहे हो, आगे जो फ्यूचर में इलेक्शंस होंगे उनको विन करना है। मुझे बताओ क्या ये ओवर यूज नहीं हो रहा है यहां पर फिस्कल पॉलिसी का? क्या इससे गवर्नमेंट अगर जरूरत से ज्यादा रिटेल स्पेंडिंग कर रही है कैपिटल की जगह,
तो इसके कारण क्या इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है गवर्नमेंट इंडिया में? अगर गवर्नमेंट ऐसे ही 500-500 रुपए बांटने लग जाए भाई फ्री में, या 2-2 हज़ार रुपए हर महीना भी फ्री में बांट दे जिसपे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा उससे? सोच के बताइए। आप काम करके पैसा बनाओ तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे ही पैसा दे दे जस्ट लाइक दैट, आप 2 हज़ार रुपए को मत देखो, आप बोल दो आपको कल से 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, आप बताओ आप ठाट से नहीं जियोगे? अगर 1 करोड़ रुपए अचानक से हाथ में आ गया हराम का, बिना मेहनत करे, राइट? आदमी फिर पैसा खर्च कर देगा। तो मोनेटरिस्ट बोलते हैं कि यार फिस्कल पॉलिसी तो बहुत ही टेम्पररी है, फिस्कल स्टिमुलस बहुत टेम्पररी है, इसके ओवर यूज करने से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेफर करो ओवर फिस्कल इंटरवेंशन। बस ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें सेकेंड पैराग्राफ में हाईलाइट कीजिए आप, केनेजियन इकोनॉमिस्ट्स, केनेजियन बिलीव फिस्कल पॉलिसी have stronger effect on economic growth when economy is less than full employment. full employment मतलब 100% लेवल पे नहीं चल रही है, fully employ नहीं कर रहा है। monetarist believe fiscal stimulus is temporary, monetary policy should be used to decrease inflationary pressure. monetarist do not believe, ये नहीं मानते हैं that monetary policy should be used in an attempt to influence aggregate demand. मतलब ये बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी से आप एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं कर सकते, सप्लाई। अगेन यार लोगों का थॉट है, समझ रहे हो आप? दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, दो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने थॉट दिए, बस इतना ही है। इसके अलावा पूरे सीएफए में कहीं भी कवर नहीं करा इन दोनों को, ठीक है? फिर एक होती है, समझना, इसके नीचे आपको दिया हुआ है डिस्क्रिशनरी पॉलिसी और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। जरा 2 मिनट समझिए इसका मतलब क्या। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स है ना, वो थोड़े से इंडिया में अपने को कम देखते हुए मिलते हैं। डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब होता है? मेरे डिस्क्रिशन पे, है ना? गवर्नमेंट बजट में जो भी चीजें अनाउंस करती है, गवर्नमेंट ने बोला आज से टैक्स कट, मोदी जी ने बोला आज से डीमोनेटाइजेशन, रात को 12 बजे के बाद 500 के नोट काम नहीं करेंगे, क्या ये सब डिस्क्रिशनरी मेजर्स हैं क्या? ये ऑटोमेटिक थोड़ा ना हो रहे हैं, तो डिस्क्रिशनरी है ना। गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो करेगा। जब गवर्नमेंट मैन्युअली टैक्स के रेट को चेंज कर दे, समझना, स्पेंडिंग पॉलिसीज को चेंज कर दे, तो वो डिस्क्रिशनरी है। ऑटोमेटिक मतलब ऐसा कुछ हो जाए इकोनॉमी में जो जिसके कारण कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो जाए। ये यूएस में देखने को मिलता है। मतलब यूएस में जब जब अनएम्प्लॉयमेंट, जब जब रिसेशन आता है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है? मतलब गवर्नमेंट को बार बार ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही रिसेशन आ गया ऑटोमेटिकली आप 20% बढ़ा दो। और ऐसा ही होता है, उसमें गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करती कि 20% बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इट इज अ सेट रूल कि जैसे ही रिसेशन आएगा आपको 20%, 25%, 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इंक्रीज कर दो, राइट? या नीचे जरा हाईलाइट कीजिए, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग डिसीजंस रेफर, है ना, रेफर स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग डिसीजंस। स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग डिसीजंस के ऊपर लिख दो मैनुअली, इंटेंडेड टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। ऑटो स्टेबलाइजर्स, फिस्कल डिवाइसेस ट्रिगर्ड बाय स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इसमें ना अंग्रेजी से चमकना मत। फिस्कल डिवाइसेस मतलब वो फिस्कल टूल्स की बात कर रहा है, उसने टूल्स को डिवाइस बोल दिया बस। फिस्कल डिवाइसेस ट्रिगर्ड बाय स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये तो जो मैंने एग्जांपल लिया था बिल्कुल वही तो है। मतलब कोई फिस्कल पॉलिसी ट्रिगर हो जाएगी जब इकोनॉमी के अंदर कुछ हो जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर जब रिसेशन आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ गए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रिसेशन टैक्स रिसीट विल फॉल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पेमेंट विल इंक्रीज। इसको हाईलाइट करो। These tend to increase budget deficit and are expansionary. इसके बाद
ये जो व्हेन गवर्नमेंट रन डेफिसिट है ना, यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाओ, एरो थोड़ा ऊपर ले जाओ, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी वाले पैराग्राफ के साइड में, ठीक है, और यहां लिखो बजट डेफिसिट fulfilled by budget deficit fulfilled by taking debt। समझना, अब यहां पर ये जो डेट रेशो है, ये जो कंट्रीज डेट रेशो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पकड़ में आया? कहां पर बोल रहा हूं? स्पेंडिंग और टैक्स के ऊपर, एक मिनट रुकना, नहीं 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 नहीं, देखो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है ना, उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, व्हेन अ गवर्नमेंट रन अ फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट, व्हेन अ गवर्नमेंट रन फिस्कल डेफिसिट को अंडरलाइन कर दो और ऊपर की तरफ थोड़ा ले जाके लिख दो। ये मेरे को नीचे स्पेस ज्यादा चाहिए इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। कंट्रीज डेट रेशो वाली समझ में आई? कंट्रीज डेट रेशो, जहां पर डेट रेशो हाईलाइटेड है, बोल्ड में लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ पकड़ा आपने, ठीक है। यहां पर ना उस पैराग्राफ के साइड में, मतलब इसके बिल्कुल नीचे लिखना, इसके बिल्कुल नीचे लिखना डेट रेशो। ये दिया हुआ नहीं है कि डेट रेशो का क्या मतलब है, बट डेट रेशो का मतलब है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल गवर्नमेंट डेट है ना, ये इसको गवर्नमेंट डेट लिख देना, सॉरी, टोटल गवर्नमेंट डेट डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी। और डेट रेशियो जो लिखा हुआ है बोल्ड में, उसके ऊपर यहां राइट हैंड साइड पे थोड़ी स्पेस है, राइट हैंड साइड पे थोड़ी स्पेस है, उस स्पेस में लिखिए गवर्नमेंट एबिलिटी टू रीपे डेट रिलेटिव टू इट्स इनकम। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर जो साइड में अब जितना भी मार्जिन लिखा है, वहां पर सिर्फ आप देखो और ये लिखना, व्हेन डेट इंक्रीजेस फास्टर देन जीडीपी इंक्रीजेस, तो क्या होता है? डेट रेशियो बढ़ता है एंड इट इज डेंजरस। एंड इसके नीचे लिखना, इफ जीडीपी इंक्रीजेस फास्टर, तो क्या होगा यहां पर? डेट इज मैनेजेबल, डेट मैनेजेबल है। यहां पर लिखना, इसको हाईलाइट करना, डेट रेशियो, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेट टू जीडीपी। सेकेंड लाइन, इफ रियल इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट डेट इज हायर देन रियल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब डेट तेजी से बढ़ रहा है, बात वही है, ठीक है, डेट तेजी से बढ़ रहा है और इकोनॉमी में ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं आ रही है, इसको बस इंटरेस्ट टर्म्स में समझाया हुआ, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। इफ रियल इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट डेट इज हायर, हायर को गोला लगा देना, हायर देन रियल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, डेट रेशियो विल इंक्रीज ओवर द टाइम। इसके नीचे, इफ रियल इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट डेट इज लोअर, लोअर को गोला लगा देना, देन रियल ग्रोथ रेट इन जीडीपी, द डेट रेशियो विल डिक्रीज, ठीक है। यहां पर नीचे जो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स देखिए, आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंसर्न्ड विथ साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट
साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जितना डेफिसिट ज्यादा बढ़ गया तो मैं उसको लेके अब कंसर्न हूं, तो मैं ये डिसएडवांटेजेस बताऊंगा मैं, ठीक है। एंड इसके बाद है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बीइंग कंसर्न्ड विद साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो सबसे पहले कि साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, यहां पर डायरेक्टली डेट की बात हो रही है क्या? अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है तो हवा में थोड़ा ना पैसा बना के खर्च कर दिया होगा। मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट को पुल बनाना है, 2 मिनट जरा बताना, 5,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, क्या वो आरबीआई को बोल सकता है 5,000 करोड़ रुपए छाप के दे दो, पेमेंट करना है? ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे ऐसा होता है क्या? डू यू थिंक सो इट हैपन्स लाइक दिस? ऐसे होता तो फिर हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम करती। इट इज नॉट पॉसिबल। इससे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिम्बाब्वे जैसी हालत हो जाएगी इंडिया में, समझना। तो यहां लिखिए हायर डेफिसिट, हाईलाइट कीजिए, हायर डेफिसिट लीड टू हायर फ्यूचर टैक्सेस, will lead to disincentive to work in entrepreneurship, lead to lower long term economic growth। ये बोलता है कि अगर आपके आज डेफिसिट ज्यादा हैं, जिसको आपने आज डेट से पूरा करा हुआ है, गवर्नमेंट का डेफिसिट अगर इस टाइम पर चढ़ा हुआ है, यहां पर ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में ऐसे कुछ मेजर्स लाएगी जिससे डेफिसिट कम होगा। दो ही मेजर्स हो सकते हैं, या तो स्पेंडिंग कम कर दें या टैक्स बढ़ा दे। इसने टैक्स पे फोकस करा कि ऐसा अगर होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा तो डीमोटिवेशन आएगा। किन लोगों को डीमोटिवेशन आएगा? एंटरप्रेन्योर्स को डीमोटिवेशन आएगा। ये लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे पूरी तरीके से। ये डीमोटिवेट होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी तो लॉन्ग टर्म में कॉन्ट्रैक्शन आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। फर्स्ट बुलेट बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ रहा है सब लोगों को? नहीं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट ना, वही तो है जो लिखवाया है वही है। यहां पर सिर्फ ये जो डिसइंसेंटिव टू वर्क इन एंटरप्रेन्योरशिप है, मैंने डिसइंसेंटिव को डीमोटिवेशन कर दिया। बात तो एक ही ना, इंसेंटिव। आपको जब काम करने का इंसेंटिव मिलता है, आप इंसेंटिवाइज्ड हो तो आप मोटिवेटेड हो। आप काम कर रहे हो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। आप डिसइंसेंटिवाइज्ड हो मतलब आप डीमोटिवेटेड हो। क्या ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को जी? पूरी तरीके से। कॉन्फिडेंस का लॉस हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय कॉन्फिडेंस का लॉस हो जाता है? अगर गवर्नमेंट का डेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, डेफिसिट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो क्या डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है क्या? सोच के देखो, गवर्नमेंट का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाएगा क्या? मतलब तेरे को अगर देख, मैं लॉजिकल समझाता हूं, ठीक है। मान ले तुझे पैसा लगाना है, ठीक है। एक पाकिस्तान में पैसा लगाना है और एक इंडिया में पैसा लगाना है। दोनों जगह 5-5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कहां पैसा लगाएगा, इंडिया में कि पाकिस्तान में? इंडिया में लगाएगा ना। कारण क्या है? पाकिस्तान की डेट कंडीशन बहुत खराब है क्या इस टाइम पर? कभी भी डिफॉल्ट मार सकता है। पहले भी ऐसा मौका आ गया था, 6 महीने 1 साल पहले डिफॉल्ट मारने वाले थे, $3 बिलियन देके बचाया। $3 बिलियन क्या है भाई? नीता अंबानी जेब से निकाल के दे देगी बटुए में से अपने, समझ रहे हो? उससे देश बच गया उनका। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपका डेफिसिट जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, मतलब लोन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम होता है। दे विल अवॉइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यस और नो, क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है बिल्कुल? हाईलाइट कीजिए। मार्केट लूज कॉन्फिडेंस, इफ मार्केट लूज कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर नॉट विलिंग टू रीफाइनेंस द डेट कैन लीड टू गवर्नमेंट डिफॉल्ट। और हैविंग टू सिंपली प्रिंट द मनी। या तो अगर गवर्नमेंट ने डेट बाहर से लिया है तो डिफॉल्ट मार देगा। अगर इंटरनली डेट है, इंडिया से इंडियन रुपीज में ही डेट लिया हुआ है, तो प्रिंट कर देगा करेंसी। दोनों ही केस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, समझना। अगर बाहर से पैसा लिया हुआ है फॉरेन करेंसी से, तो मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, पुराना डेट ही इतना ज्यादा है। और अगर कंट्री में ही पैसा लिया है, लोगों से बॉन्ड का पैसा लिया हुआ है, समझ लो। ये जो रीफाइनेंस द डेट है ना, इन्वेस्टर में नॉट विलिंग टू रीफाइनेंस द डेट, इसको अंडरलाइन कर लो और यहां नीचे लिख देना, नॉट विलिंग टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इसके बाद
इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरिंग, अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा? क्या सोच के देख, डिमांड ज्यादा है पैसे की, मार्केट है भाई, ओपन मार्केट है, गवर्नमेंट के बाप का नहीं है पैसा। मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार को भी पैसे की जरूरत है तो जनता के पास जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट धड़ाधड़ बॉन्ड लेके आ रही है एक के बाद एक के बाद एक, समझना, तो क्या ये थोड़ा सा साइडलाइन करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। डिमांड सप्लाई का खेल है, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? लोन लेने वाले लोग ज्यादा हैं, देने वाले कम है, मतलब द अमाउंट ऑफ लोन जो लेना चाह रहे हैं वो ज्यादा है और अमाउंट अवेलेबल कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेंगे ही ना। जब आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो क्या प्राइवेट प्लेयर्स को इससे नुकसान होता है? प्राइवेट प्लेयर्स को नुकसान हो जाएगा ना जबरदस्ती, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज रुक सकती हैं। अगेन ये आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है, लिखना यहां पर, हाईलाइट करना, इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग टेंड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। टेंड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट को अंडरलाइन कर देना और यहां पर लिख देना ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड एंड फर्म्स में रिड्यूस देयर बोरोइंग। फर्म में रिड्यूस देयर बोरोइंग, फर्म जो है ना, वो फर्म को, ये जो फर्म लिखा है वो फर्म को ऐसे गोला मार के लिख दो, प्राइवेट प्लेयर्स में रिड्यूस देयर बोरोइंग। रिड्यूस देयर बोरोइंग में रिड्यूस देयर बोरोइंग को अंडरलाइन करके इधर लेफ्ट के मार्जिन में लिखो, बिकॉज इंटरेस्ट ज्यादा है, एंड reduce their borrowing and investment spending, thus decreasing impact on aggregate demand. इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं ना, तो क्राउडिंग, दिस इज रेफर्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट बिकॉज गवर्नमेंट बोरोइंग इज टेकिंग प्लेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग। ये समझ में आया क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? गवर्नमेंट अगर डेट पे डेट लिए जा रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर डेट नहीं ले पाएगा। आइडियली प्राइवेट प्लेयर को डेट लेना, मतलब इकोनॉमी के लिए तो दोनों ही चीजें बराबर है, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर ये हो रहा है दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग डेट इन प्लेस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बीइंग कंसर्न्ड विद साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यहां पर बोलता है कि यार डेट ज्यादा भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं, एक एक करके बता रहा है वो नीचे। पहले पॉइंट में वो बोल रहा है कि अगर डेट डोमेस्टिकली लिया है, मतलब गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन से डेट लिया है। देखो एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझाना, आप ऐसे ही समझाओ, आपने 10,000 रुपए उधार लिए, एक उधार लिया आपने बड़े भाई से, ठीक है, और एक उधार लिया है आपने पड़ोसी से। कहां पर आपको ज्यादा टेंशन होगी? बड़े भाई से उधार लिया 10,000 रुपए, उसकी टेंशन है, या पड़ोसी से? बड़े भाई को तो चमटा मार के, चपाट मार के नीचे बिठा दोगे कि चल चुपचाप बैठ, बाद में बात करेंगे, अभी मत ले। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये बात वही बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने अगर सिटीजन से डेट लिया है वर्सेस गवर्नमेंट ने अगर फॉरेन कंट्री से डेट लिया है, तो कहां पर ज्यादा बड़ा कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न बनता है? फॉरेन कंट्री वाला ज्यादा बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है ना। कारण क्या है? गवर्नमेंट, देख समझ मेरी बात, गवर्नमेंट को अगर डॉलर रीपे करना है तो इंडिया की गवर्नमेंट डॉलर छाप के नहीं दे सकती ना। लेकिन वहीं पर ही अगर आईएनआर में पेमेंट करना है, समझना, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करेगी? डिफॉल्ट करेगी कि नोट छाप के देगी? तू बता। इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उनको 2,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं, 10,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं। आप बताओ क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान काम क्या है करना? मैनिपुलेशन नहीं बोल रहा हूं यहां पर, प्रिंट करना ज्यादा आसान काम है या हाथ खड़े कर देना? भाई हाथ खड़े कर दिए तो क्या शोर पूरी दुनिया में मच जाएगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया डेट पेमेंट पे? समझ रहे हो? इसके तो बहुत कैटेस्ट्रोफिक इफेक्ट आ सकते हैं, इको हो सकता है इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा। हाँ कि ना? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स आना बंद कर सकते हैं इंडिया में? जिन लोगों ने इंडिया को लोन दिया है वो वापस मांग लेगा लोन। यही तो होता है जब आपको पता चलता है कि आपने किसी को पैसा दिया और उसने डिफॉल्ट कर दिया है, तो क्या आप उससे पैसा वापस मांगना शुरू कर देते हो? समझ रहे हो? आईएनआर की वैल्यू गिर जाएगी, डॉलर और महंगा हो जाएगा। क्या ये सारी चीजें आप लिंक कर पा रहे हो?
ये सारी चीजें जो जितना भी मैंने अभी बोला कि आप लिंक कर पा रहे हो कि आईएनआर की वैल्यू गिर जाएगी, ये कैसे गिर जाएगी? आईएनआर की वैल्यू, क्या किसी कंट्री की क्रेडिबिलिटी गिरती है तो उसकी करेंसी भी गिरती है क्या? बिल्कुल गिरेगी। समझना, तो यहां पर पहला पॉइंट जो बोला इन्होंने, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेट, बेसिकली वो ये बोला है कि यार अगर डेट इन हाउस डेट है ना, डोमेस्टिक डेट है ना, तो उसको सिर्फ तिल का ताड़ बनाया हुआ है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड आपको कुछ भी नहीं होगा तो ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम से कम मेरी डिफॉल्ट रिस्क तो बचा ही सकता हूं मैं। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट डेट लेके खा पी के उसको खत्म कर दे तो बात अलग है, कि आपने उधार लिया और आप घूम के आ गए बाली, फिलीपींस। दिस इज अ, डू यू थिंक सो इट इज अ वैल्यू क्रिएटिंग डेट फॉर यू? अगर आप जाके ट्रैवल लोन ले लिया, लोग लेते हैं ट्रैवल के लिए लोन, लोग शादियों के लिए लोन लेते हैं, मैरिज के लिए लोन लेते हैं, डू यू थिंक सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स एनी सेंस? नहीं। बट अगर आपने डेट लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या ये फ्यूचर में पे ऑफ कर देगा आपको? तो इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है। सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है, हाईलाइट कीजिए पहला पॉइंट, इफ डेट इज प्राइमरली हेल्ड बाय डोमेस्टिक सिटीजन द स्केल ऑफ प्रॉब्लम इज ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड के आगे लिखना लास्ट ऑप्शन, प्रिंट करके रीपे। ठीक है, प्रॉब्लम इज ओवर स्टेटेड ना, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नीचे लिखना, डेट इज यूज्ड टू फाइनेंस प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर गेन्स विल बी सफिशिएंट टू रीपे डेट। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट में प्रॉम्प्ट नीडेड टैक्स रिफॉर्म्स। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट के लिए भी अलार्म बजेगा कि अपने को टैक्स रिफॉर्म करना है। इसके आगे लिख लेना, फिस्कल डेफिसिट में प्रॉम्प्ट नीडेड टैक्स रिफॉर्म, मतलब अगर डेफिसिट ज्यादा तो अलार्म बजेगा कि टैक्स रिफॉर्म कर। अलार्म बजेगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है वो अलार्म, कोई ऐसे स्नूज वाला अलार्म नहीं बजेगा। अलार्म बजेगा तो उनकी घंटी बजेगी कि यार इतना डेट है उसको बढ़ा दूं मैं। ठीक है, फिर एक है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। समझना, रिकार्डियन इक्विवेलेंस को डिटेल में पढ़ना है अपने को, अभी सिर्फ यहां पर एक टर्म है, अभी मैं इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि लोग अगर आज पैसा बचाएंगे तो गवर्नमेंट उनको कल टैक्स करेगी। तो इसका मतलब यह है कि क्या प्राइवेट सेविंग से डेफिसिट कम हो सकता है क्या? सोच के बताओ, अगर गवर्नमेंट आज पैसा बचा रहे हैं, है ना, कि अगर लोग, जनता सॉरी, लोग अगर आज पैसा बचा रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको फ्यूचर में, तो गवर्नमेंट उनको फ्यूचर में टैक्स करेगी ना। अरे भाई तेरे पास अगर आज पैसा है तो उसको खर्च नहीं कर रहा है, उसको बचा के सेव कर रहा है, वो पैसा बढ़ेगा, उस बढ़े हुए पैसे पे टैक्स लेगी ना गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेविंग्स जो है वो धीरे धीरे डेट को ऑफसेट करती है। लिखना, डेफिसिट वुड नॉट मैटर इफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस होल्ड। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। विच मीन्स प्राइवेट सेक्टर सेविंग in anticipation of future tax liabilities just offset government deficit. Or last, if economy is operating less than full capacity, deficit do not divert capital away from productive uses and can aid in increasing GDP और employment. तो इसका मतलब यह है कि अगर इकोनॉमी आपकी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करती है, नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है डेफिसिट रखो आप, क्योंकि वो डेफिसिट से ही आपकी जीडीपी बूस्ट होगी, इंप्लॉयमेंट बूस्ट होगा। क्या इतना आप सब लोगों को समझ में आया है? ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस जो है ना, ये ट्रैप जैसा काम करता है भाई, है ना, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। ये बहुत फेवरेट है, इसमें से हाई टेस्टेबिलिटी बनती है। यहां तक सब लोगों को क्लियर है जी, A to Z?